ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एमआरएनए सबसे अबंडेंट कौन सा होता है? आरआरएनए। क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए, और राइबोसोम प्रोटीन ट्रांसलेशन में काम करता है। ठीक है, तो आरआरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे लीस्ट अबंडेंट होता है एमआरएनए, सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है आरआरएनए, और ये एवरेज होता है। ठीक है, टीआरएनए, टीआरएनए का लेंथ जो होता है वो स्मॉल होता है, इट इज शॉर्ट। एमआरएनए इज लीनियर एंड लॉन्ग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, ये याद रखो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो अभी अभी ज्वाइन हुए वो भी ये नोट डाउन कर लो जल्दी। ये नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, इसमें बस इतने नोट डाउन करना है, ये शॉर्ट होता है, ये लीनियर एंड लॉन्ग होता है, सबसे लीस्ट अबंडेंट ये होगा, सबसे ज्यादा अबंडेंट आरएनए होगा, आरआरएनए। हो गया क्या? हो गया, लिख के होगा क्या? ठीक है, जल्दी लिखो। बिस्लरी कर दे, ये वाला नहीं।
एमआरएनए को क्या बोलते हैं हम? मैसेंजर। अभी अगर इसका नाम मैसेंजर है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। ये एमआरएनए है, इसको मैसेंजर क्यों बोलेंगे? आपको क्या लगता है इसको मैसेंजर नाम क्यों दिया? क्या बॉन्ड? नहीं, गलत। क्या लगता है कि मैसेंजर नाम क्यों पड़ा इसका? तो ये इसका नाम मैसेंजर इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि एमआरएनए का क्या होने वाला है अल्टीमेटली? प्रोटीन, मतलब ट्रांसलेशन होगा, ये हमको पता है, बराबर। एमआरएनए में कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट को हम बोलते हैं कोडॉन, ये आपको पता है, बराबर है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए का एंटीकोडॉन, और टीआरएनए के एंटीकोडॉन जब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो प्रोटीन बनेगा। फॉर एग्जांपल एजीसी, उसके बाद क्या है जीयूसी, ये कौन सा प्रोटीन बनेगा फॉर एग्जांपल? या फिर दिस विल कोड फॉर से आर्जिनिन अमीनो एसिड, ये हम रैंडम कंसीडर करें, ठीक है। ये कुछ ल्यूसिन बनेगा, तो ये अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है तो ये मैसेज प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? टीआरएनए के लिए। टीआरएनए के एंटीकोडॉन के लिए ये मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, टीआरएनए के एंटीकोडॉन के लिए ये मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि एजीसी कौन सा प्रोटीन बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा, जीयूसी कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है। ये आपको ट्रांसलेशन में अभी समझेगा, आपको जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। तो कौन सा प्रोटीन बनेगा ये मैसेज कौन प्रोवाइड करेगा? एमआरएनए, क्योंकि एजीसी कुछ अलग बनाएगा, जीयूसी कुछ अलग बनाएगा, और ये मिला के कुछ प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन बनेगा किससे? इससे ही बनेगा ना। ये जो सीक्वेंस है दिस इज मैसेज, ठीक है। अभी ये ट्रांसलेशन में आपको समझेगा पूरा। तो ये मैसेज रीड करेगा, टीआरएनए के एंटीकोडॉन्स ये मैसेज को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। अभी हम पहले 5 मिनट में टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख लेते, उसके बाद ब्रेक ले लो। टीआरएनए, ठीक है। ये बीच वाले पोर्शन को हम बोलेंगे स्टेम, इसको बोलेंगे T5C लूप, या इसको आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। डी लूप या फिर डी आर्म, ये एंटीकोडॉन स्टेम, ये क्या है? एंटीकोडॉन। इस पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है, सी सी ए, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग आर्म, या फिर
एक्सेप्टर आर्म। और इसका जो लास्ट बेस होता है वो होता है ग्वानिन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट आर्म। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल लूप। वेरिएबल लूप। वेरिएबल नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हो गए वो बदल सकते हैं, ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम है वेरिएबल लूप। और ये जो सीसीए एंड या फिर सीसीए का जो एक्सेप्टर आर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड बाइंड होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? अमीनो एसिड बाइंड एट 3' OH, ठीक है। एक्सेप्टर आर्म पे अमीनो एसिड बाइंड होगा। ये चैप्टर बड़ा है इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है, 3 चैप्टर के बराबर इसका वेटेज है। ट्वेंटी टू 24 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर। इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है। तो अभी ये टीआरएनए रिकॉग्नाइज कैसे करेगा एमआरएनए को, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, अभी ब्रेक के बाद, ठीक है। हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, ठीक है।
तो टीआरएनए को हम सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल आरएनए, तो उसका आंसर होगा टीआरएनए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां से भी क्वेश्चन आता है सोल्यूबल आरएनए कौन सा है, इट इज टीआरएनए। इसको हम अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, या फिर अडेप्टर मॉलिक्यूल, या फिर अडेप्टर आरएनए। तो इसको अडेप्टर क्यों बोलते हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, टीआरएनए का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी है जिसको हम हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लोवर लिप मॉडल हमने देखा, अभी हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर का मॉडल है ये। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, 3 एंटीकोडॉन, ये 3 एंटीकोडॉन, और ये बाइंड करेंगे एमआरएनए के साथ। सपोज दिस इज एमआरएनए, ये क्या है, एंटीकोडॉन। और सपोज मैं एक कोडॉन लिखा हूं आपको, ए यू जी। ठीक है, ये क्या है, कोडॉन। ये मान लो 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, यू। इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, ए। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, सी। तो ये यू ए सी क्या है, एंटीकोडॉन। ठीक है, और अगर इसका जो 3 प्राइम एंड होगा वहां पे क्या होगा, अमीनो एसिड बाइंड होगा। ठीक है, इसको अडेप्टर क्यों बोल रहे हैं, इसको अडेप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक जगह पे अमीनो एसिड से बाइंड है और दूसरे जगह पे ये एमआरएनए से बाइंड है। तो ये अमीनो एसिड को अल्टीमेटली कहाँ पे बाइंड करके आ रहा है, अमीनो एसिड को लेके ये खुद एमआरएनए के साथ बाइंड किया है, इसलिए उसका नाम है अडेप्टर। ठीक है, एमआरएनए के साथ भी बाइंड कर रहा है और एमआरएनए के साथ भी बाइंड कर रहा है, अमीनो एसिड के साथ भी बाइंड कर रहा है और एमआरएनए के साथ भी बाइंड कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अडेप्टर आरएनए।
अभी हम एक कंसेप्ट समझते हैं जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड तो सबको पता ही है, ठीक है। अगर इसके फीचर्स देखें, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो फर्स्ट फीचर इज, आपने मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। 3 मिलके क्या बनाता है? एक कोडन। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडन होता है। तो यहाँ पे क्या ए हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। So according to permutation combination, this place can be filled with either A, either T, either G or C. तो चांसेस कितने हैं? 4। ये भी, यहाँ पे A भी हो सकता है, T भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे T के जगह पे U होगा, क्योंकि ये mRNA के बारे में है, ठीक है। T नहीं होगा, यहाँ पे U होगा। तो यहाँ पे भी 4 जगह से ये फिल हो सकता है, यहाँ पे भी 4 जगह से। टोटल कोडॉन्स कितने हो जाएंगे? 64। So there are 64 possibilities of codon, 64 codons for 20 amino acids. इतना समझा क्या आपको? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मैथ्स वाला कौन कौन है? आप है? आप मैथ्स वाले है क्या? मैथ्स नहीं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? अगर ये जगह है, हमें पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट मतलब एक कोडॉन, ठीक है। तो ये प्लेस एडेनिन भी हो सकती है, यूरासिल भी हो सकती है, ग्वानिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। कितने वेज? 4 वेज। ये वाली प्लेस भी 4 वेज से फिल हो सकती है, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन या फिर साइटोसिन। और ये भी, तो कितनी हो जाएगी पॉसिबिलिटीज? 64। एंड दिस 64 विल कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 64। आउट ऑफ दिस हमको पता है कि 3 कोडॉन्स आर स्टॉप कोडॉन्स, 3 कोडॉन्स आर स्टॉप कोडॉन। मतलब जो कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। स्टॉप कोडॉन मैंने लिख के दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, UAA, UAG एंड UGA। यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो UAA को हम बोलेंगे, इसका और एक नाम भी है ऑकर कोडॉन, तो ये आता है एग्जाम में। इसको बोलेंगे एम्बर, इसको बोलेंगे ओपल। तो 64 कोडॉन से, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 64 कोडॉन निकल रहे हैं फॉर 20 अमीनो एसिड, उसमें से हमको पता है कि 3 कोडॉन्स आर स्टॉप कोडॉन। तो टोटल कोडॉन्स कितने हो जाएंगे? 61, ठीक है। तो अगर 61 कोडॉन्स है 20 अमीनो एसिड के लिए, तो आप लॉजिकली सोच सकते हो कि 1 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन। 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन। For example, glycine is coded by ग्लाइसिन के पास मल्टीपल कोडॉन से ये कोड किया जाता है। कौन से कोडॉन है?
जी जी जी, जी जी सी, जी जी ए, जी जी यू। तो हमने देखा कि 61 कोडॉन्स आर प्रेजेंट फॉर 20 अमीनो एसिड। एनसीईआरटी में टेबल भी है, आप वहां से भी देख सकते हो कि एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय डिफरेंट कोडॉन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि ग्लाइसिन के लिए कोडॉन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, जी जी जी, जी जी सी, जी जी ए, जी जी यू। तो वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन्स, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय दिस मेनी कोडॉन्स। तो जब ये एमआरएनए पे प्रेजेंट होगा, ये एक अमीनो एसिड तैयार होगा, ठीक है। यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि कोडॉन्स तो 61 है, अमीनो एसिड सिर्फ 20। इसका क्या मतलब बनता है कि मल्टीपल कोडॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अमीनो एसिड। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये तो ग्लाइसिन का लिया हमने। ये हो गया क्या? और 61 कहां से आया? 64 माइनस 3 जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, ठीक है। इट इज कॉमालेस और विदाउट पंक्चुएशन। तो इसमें कॉमा ये सब कुछ नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें पंक्चुएशन नहीं है, इसमें कॉमन है। इट इज रेड कंटिन्यूअसली, इट इज रेड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप। कौन से डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल। एग्जाम्पल, जो कोडॉन है यू यू यू, ये क्या करता है? ये कोड करता है किसको? कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया में भी ये कोड, ये कोडॉन जब आएगा तो बैक्टीरिया में भी ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, और ह्यूमंस में भी ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। नियरली क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है। लाइफ साइंस में कभी भी कोई चीज ऑलवेज ये सब नहीं होता है, इसमें हर कोई एक्सेप्शन तो कोई ना कोई होता ही है। एक्सेप्शन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन। तो माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में कुछ और कोड कर सकता है, ठीक है।
and in some protozoa. Therefore it is written that it is nearly universal. ठीक है, nearly, क्योंकि some exceptions are there. तो जेनेटिक कोड से बस कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसपे हम वोबल फिनोमिना देखेंगे. हो गया क्या? तो 6 पॉइंट में आपको ये फिनोमिना से हम डिस्कस करते हैं. 6 पॉइंट ऑफ जेनेटिक कोड. वोबल फिनोमिना. अभी ये चीज बहुत सारे बुक्स में कॉम्प्लेक्स दी है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा है ही नहीं कुछ. ठीक है. जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं खुद से डायग्राम डिजाइन करता हूँ जिससे चीजें आसान हो जाएगी. ठीक है. तो अगर हम वोबल फिनोमेना को समझे, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिन. ये एक डायग्राम से आपको वोबल फिनोमेना समझ में आ जाए. ये क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA. ठीक है. ये क्या है? mRNA. और GGG क्या है? कोडॉन. ठीक है. किसके लिए एग्जांपल देख रहे हैं हम? इन द केस ऑफ ग्लाइसिन. हमने कोडॉन कौन से लिखे थे? ये कोडॉन्स लिखे थे कि ये कोडॉन से ग्लाइसिन अमीनो एसिड कोड हो सकता है. अभी अगर ये कोडॉन है तो इसमें एंटी कोडॉन भी होगी. ठीक है. एंटी कोडॉन में क्या क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? सी. इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी. ठीक है. इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी. 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 ठीक है. ये थर्ड का भी मैं समझाता हूं. ये ऑब्वियसली क्या है? टीआरएनए के एंटी कोडॉन. तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि टीआरएनए के एंटी कोडॉन जो है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? कोडॉन्स के. और ये जो कोडॉन्स है वो किसको कोड करने वाले? ग्लाइसिन.
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ये क्या है? एंटीकोडन। तो अभी आपको समझ रहा होगा धीरे धीरे कि एमआरएनए के पास कोडन से और एमआरएनए के पास ये क्या है? कोडन, कोडन। और ये एमआरएनए के जो कोडन है ये टीआरएनए के एंटीकोडन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर रहा है, बराबर। तो भी ये नॉर्मली ये शुरुआत के दो है, ठीक है, एमआरएनए के शुरुआत के जो दो है वो आराम से इसके साथ बेस पेयरिंग करेंगे, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इसके लिए टीआरएनए आएगा सी, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आराम से हो जाएगा। यहाँ पे भी सी वाला होगा, यहाँ पे भी सी वाला होगा, यहाँ पे भी सी वाला। तो अभी सी और सी, यहाँ पे भी ए और सी, यहाँ पे यू एंड सी। तो यहाँ पे परफेक्ट बेस पेयरिंग नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी के जगह पे परफेक्ट बेस पेयरिंग है, लेकिन ये वाले पे परफेक्ट बेस पेयरिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है? परफेक्ट बेस पेयरिंग। इसको हम बोलेंगे वॉबल पोजीशन या फिर वॉबल बेस पेयरिंग। ठीक है, ये शुरुआत के जो दो है आराम से बेस पेयर कर सकते हैं। ये थर्ड वाला ये केस में आराम से बेस पेयर कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, ये कोडॉन तो चेंज हो गए, क्योंकि ग्लाइसिन कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन। ये वाला कोडॉन, ये वाला कोडॉन, ये वाला कोडॉन, ये वाला कोडॉन, ये सब ग्लाइसिन के लिए कोड कर सकते हैं। तो ये केस में तो बराबर हो रहा है, लेकिन अभी इसमें क्या, टीआरएनए तो ये वाला ही होगा, सी वाला, लेकिन इसमें तो चेंज हो गया ना कोडॉन। जी के जगह पे क्या हो गया? सी, और टीआरएनए सेम ही होगा, बस कोडॉन अलग अलग हो गए। तो अगर सी कोडॉन है, इसके साथ बेस पेयरिंग परफेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड को प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे थर्ड को प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे थर्ड को प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये वाले बेस पेयरिंग को हम बोलेंगे वॉबल बेस पेयरिंग, ठीक है, वॉबल बेस पेयरिंग। और अगर ये 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड है, अगर ये 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड है, तो ये वाला फर्स्ट कौन सा होना चाहिए? 5 प्राइम, और ये वाला 3 प्राइम। ये तो आप लॉजिकली भी आप अभी समझ सकते हो। ये 3 प्राइम एंड, तो टीआरएनए का 5 प्राइम एंड ये होगा और 3 प्राइम एंड ये होगा, इतना तो पता होना चाहिए। हाँ अभी बराबर। तो वॉबल बेस पेयरिंग में यही कंसेप्ट है कि जो बाकी के जो शुरुआत के दो है ये तो बेस पेयरिंग आराम से बनाएंगे। नॉर्मल हाइड्रोजन बेस पेयरिंग होगा यहाँ पे, कैनोनिकल नॉर्मल हाइड्रोजन बेस पेयरिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा बेस पेयरिंग में, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन बेस पेयरिंग होगा, लेकिन ये कैनोनिकल नहीं होगा, ठीक है। दिस हाइड्रोजन बेस पेयरिंग विल बी नॉन कैनोनिकल, ठीक है। तो परफेक्ट बेस पेयरिंग नहीं मिलेगा, बट दिस कैन स्टिल बेस पेयर। तो इसको बोलेंगे, ऐसे केस में हम बोलेंगे वॉबल बेस पेयरिंग। किया क्या? तो इतना सा कंसेप्ट था। तो बहुत सारे लोगों को एनसीईआरटी पढ़ के ये
कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता, और रेफरेंस बुक में और अलग दिया है। अगर फिर भी नहीं समझा तो ये 2D डायग्राम है। मान लो ये फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस मिला के क्या बनाएगा, कोडन। ये mRNA 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ऊपर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 प्राइम एंड, और 5 प्राइम एंड छोटा होता है और 3 प्राइम एंड बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये tRNA बनाया आपने, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये 5 प्राइम एंड होना चाहिए। और मान लो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ बेस पेयरिंग या फिर वॉबल बेस पेयरिंग कहाँ पे होगा? ये क्या है, टीआरएन। कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा वो। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वॉबल बेस पेयरिंग अकर्स बिटवीन या फिर वॉबल पोजीशन इज बिटवीन थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडॉन। ये कंसेप्ट खत्म यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वोबल बेस पेयरिंग कहाँ पे होगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन का फर्स्ट, या फिर टीआरएनए का सेकंड, या फिर टीआरएनए का थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में। अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है ये। तो वोबल बेस पेयरिंग का जो पोजीशन है वो होगा कोडॉन का थर्ड पोजीशन और एंटीकोडॉन का फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में, ये अभी तक नहीं आया। तो ये इसको स्टार मार्क कर लो आप, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है या वापस समझोगे? इसलिए अलग अलग कोडॉन हो गए तो अलग अलग या फिर मल्टीपल कोडॉन से एक अमीनो एसिड कोड किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वोबल बेस पेयरिंग, ठीक है। इसलिए मल्टीपल कोडॉन्स आर प्रेजेंट टू कोड फॉर वन अमीनो एसिड। सिर्फ इसकी वजह से पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होता। इसकी वजह से देयर आर 61 कोडॉन्स टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो क्या होता? अगर वोबल बेस पेयरिंग पॉसिबल नहीं होता तो कंडीशन कैसी होती? वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल कोडॉन्स कैन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। तो ये लास्ट फीचर जो था जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट और रिडंडेंट। क्योंकि मल्टीपल कोडॉन से एक अमीनो एसिड बन रहे तो उसको हम बोलेंगे डीजेनरेट और रिडंडेंट, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम जल्दी से ट्रांसलेशन देख लेते हैं, ठीक है।
ट्रांसलेशन में क्या होगा, एमआरएनए टू प्रोटीन। एमआरएनए जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में होगा ट्रांसलेशन। तो ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे एमआरएनए था जिसका प्रोसेसिंग हो गया था, ये आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, कौन सा, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, स्मॉल सब यूनिट क्या है प्रोकैरियोट्स में, 30S, लार्ज सब यूनिट 50S। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, 70S। यूकैरियोट्स में क्या है, ये आपने पढ़ा होगा शायद, 40S स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट 60S है, और कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा, 80S। ठीक है, ये चीजें याद कर लो, ये आ सकता है एग्जाम में कि प्रोकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट कौन सा है, 60, 50, 40, 30, और ये दोनों मिला के ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा प्रोकैरियोट्स में हम इसको बोलेंगे 70S। यूकैरियोट्स में जब 40 और 60 मतलब स्मॉल और लार्ज जब मिलाएगा तो इसको हम बोलेंगे 80S। प्रोकैरियोट्स में होगा तो ये 70S बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, 70S या फिर 80S, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं आपको, ये याद कर दो आप, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार। और 30+50 मत कर देना कि 30+50 80 हो जाएगा, ये नहीं करना है, क्योंकि एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, एस क्या है, ये मास नहीं है, ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो इसलिए उसका एडिशन हम कर नहीं सकते, उसका एडिशन नहीं हो सकता, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ये एडिशन मत करना एग्जाम में है, तो ये अलग है, ये अलग है, और मिला के थोड़ा सा मास इंक्रीज होगा, लेकिन ये पूरा ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, इट इज नॉट मास। तो भी ट्रांसलेशन इजी है, एमआरएनए टू प्रोटीन, राइबोसोम से साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ट्रांसलेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा, जब AUG स्टार्ट कोडॉन आएगा, AUG, इसको बोलेंगे स्टार्ट कोडॉन। और स्टॉप कहाँ पे होगा, स्टॉप कोडॉन। UAA हो सकता है, UAG हो सकता है, या फिर UGA हो सकता है। इतना तो हमको पता है, यहां से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, यहाँ पे खत्म होगा। और यहाँ पे कुछ बेसिस मान लो,
इसको पहले बाइंड करेगा स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। पहले कौन बाइंड करेगा? स्मॉल सब यूनिट, किसका? राइबोसोम का। तो आप पॉइंट में लिख दो ए, फर्स्ट स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड टू AUG स्टार्ट कोडन। तो एग्जाम में अगर आया कि पहले कौन बाइंड करेगा, स्मॉल या लार्ज सब यूनिट, तो आप लिखोगे स्मॉल सब यूनिट और फिर लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि पहले स्मॉल सब यूनिट आएगा वो बाइंड करेगा और उसके बाद इसको कंटिन्यू कौन करेगा? लार्ज सब यूनिट, देन लार्ज सब यूनिट of ribosome bind with smaller subunit, बराबर है, टू फॉर्म 70S और 80S कॉम्प्लेक्स, जो हमने अभी प्रीवियस इसमें डिस्कस किया, प्रीवियस डायग्राम। 70 या 80 इट विल डिपेंड ऑन वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो पहले ये बाइंड होगा कहाँ पे? स्टार्ट कोडन पे। उसके बाद बड़ा सब यूनिट आएगा, वो बाइंड करके क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा 70S और 80S का। ये बड़ा सब यूनिट आया, ये बाइंड किया। इसमें 3 साइट प्रेजेंट होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है और जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये इसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ये 3 साइट प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? लार्ज सब यूनिट में, ए साइट, टी साइट एंड ई साइट। यहां से भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहां से पूरे चांसेस है बनने। तो ये क्या है? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये क्या था? स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो अभी इसको अगर नेक्स्ट कोडन पढ़ना है, इसको भी नेक्स्ट कोडन पढ़ना है। और टीआरएनए कहाँ पे आएगा? ये जो टीआरएनए है, ये जो एंटी कोडन के साथ टीआरएनए, ये एंटी कोडन उसके, मान लो ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। ये क्या है? टीआरएनए, बराबर है। ये एंटी कोडन कहाँ पे बाइंड करेंगे? कोडन के खिलाफ या फिर कोडन के कॉम्प्लीमेंट्री ये बाइंड करेंगे। और टीआरएनए कहाँ पे आएगा? ये साइट में आएगा वो, ठीक है। ये साइट्स में आता है टीआरएनए, ए, पी एंड ई साइट। तो वो बाइंड कहाँ पे करता है? राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के ए, पी, ई साइट पे बाइंड करता है। उसका एंटी कोडन कहाँ पे बाइंड करेगा? कोडन के कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो डायग्राम है ये पूरी बराबर नहीं है, ठीक है। ये आपको समझने के लिए मैंने दिया है आपको। अभी पूरी जो परफेक्ट डायग्राम है वो अभी हम बनेगी, ठीक है। ये बस रेफरेंस के लिए डायग्राम रखना आप। अभी इसके बाद वाली जो डायग्राम आएगी वो परफेक्ट होगी।
अभी वाली जो डायग्राम होगी वो परफेक्ट होगी, ठीक है। ये क्या है, स्टॉप कोडन। तो राइबोसोम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है तो आरआरएनए कितना लग रहा होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आरआरएनए इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन द सेल। तो ये कितना कवर करेगा ई साइड, ये 3 बेस पेयर, ये पी साइड भी उतना ही कवर करेगा, 3 बेस पेयर। ठीक है, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। और यहाँ पे पहले स्मॉल सब यूनिट जुड़ा हुआ था, ये पहले ड्रॉ करो। और ये क्या है, एमआरएनए, ठीक है। ये क्या है, कोडन, एंड दिस इज स्टार्ट कोडन। ये हाईलाइट किया हुआ क्या है, स्टार्ट कोडन, AUG। तो बायोलॉजी समझना आसान है, बस आपको डायग्राम खुद से डिजाइन करके आने चाहिए, ठीक है।
तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि जब स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगा उसके बाद लार्ज सब यूनिट बाइंड करेगा, मिला के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो स्मॉल सब यूनिट जब बाइंड करता है तो टीआरएनए आता है, ठीक है। और जो फर्स्ट टीआरएनए आता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। ये 3' और ये लेके आया इसको, एयूजी किसको कोड करता है? मिथियोनिन। मिथियोनिन अमीनो एसिड को ये कोड करे, मिथियोनिन अमीनो एसिड को, ये कोडॉन मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करे। तो मिथियोनिन वाला टीआरएनए आया, मिथियोनिन वाला टीआरएनए आया और कहां पे आया? पी साइड। कहां पे? पी साइड। कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? बेस। एंटीकोडन क्या हो जाएगा? इसके ऑपोजिट यू ए। ठीक है, किसको कोड कर रहा है? मिथियोनिन। तो ये सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। और इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इनिशिएटर टीआरएनए, जो स्टार्ट कोडन को बाइंड करेगा। So the first tRNA which binds to the start codon is known as initiator tRNA. तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला tRNA आया एंटीकोडन लेके और यहाँ पे बाइंड किया। कहाँ पे बाइंड किया? पी साइड। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पी साइड, ए साइड, ई साइड, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है ये। तो ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप समझ लो, ठीक है। क्योंकि अगर वेटेज 20 मार्क का है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी में दिया है कि राइबोसोम हैज हाउ मेनी साइट, उसमें 2 दिया है लेकिन इट हैज 3 साइट, ठीक है। राइबोसोम हैज साइट ए, पी, ई एंड ई। तो इनिशिएटर टीआरएनए आया, इसके अगेंस्ट एंटीकोडन लेके, ठीक है। और किसको कोड करेगा? एयूजी, मिथियोनिन के अमीनो एसिड, ठीक है। अभी इसके बाद अभी ये वाला टीआरएनए भी आएगा, अभी इसके अगेंस्ट टीआरएनए आएगा। कौन सा टीआरएनए आना चाहिए इसके अगेंस्ट? यू जी सी। यू जी सी। अगर ये 5' टू 3' चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये 5' टू 3' है तो ये 3' टू 5' होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 3' वाला ये दिखाया है और 5' वाला ये दिखाया है। यू जी सी, यू जी सी। ये 5' है, ये 3' है, तो ऊपर वाला 5' होना चाहिए। 5' टू 3' है तो 5' टू 3' होना चाहिए ऊपर, 3' टू 5' होना चाहिए ऊपर, ठीक है। ये कौन सा अमीनो एसिड कोड कर रहा होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। या फिर मान लो यहाँ पे ये ल्यूसिन को कोड कर रहा है, ठीक है। तो ये ल्यूसिन लिख दो यहाँ पे, मान लो ये ल्यूसिन को कोड कर रहा है। तो आगे वाला अमीनो एसिड, जो नेक्स्ट वाला अमीनो एसिड आएगा इसके अगेंस्ट वाला, वो यहाँ पे बाइंड करेगा। तो इनिशिएटर टीआरएनए तो कहाँ पे बाइंड कर रहा है? पी साइड। उसके बाद वाला कहाँ पे बाइंड करेगा? ए साइड, ठीक है।
और यहाँ पे कोई बाइंड नहीं करेगा। ई साइड मतलब एग्जिट साइड बोलते हैं, ठीक है। वो अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। ये एक डायग्राम से आपको ट्रांसलेशन समझे पूरा। ये ड्रॉ। तो अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये ऊपर वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये दोनों तो आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिथ्योनिन, यहाँ पे क्या है, ल्यूस। तो मिथ्योनिन और ल्यूसिन के बीच में क्या बनेगा, जो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड है, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, केमिस्ट्री में भी होगा आपको ये। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है, कौन सा होता है, हाइड्रोजन, गलत। कौन सा होता है आपको पता है क्या, अमीनो एसिड के बीच वाला बॉन्ड। विच बॉन्ड लिंक्स टू अमीनो एसिड्स टुगेदर, आपको क्या लग रहा है। ये 11 के केमिस्ट्री में दिया है आपको, तो और सबसे बेसिक है ये, ठीक है। तो केमिस्ट्री पे भी ध्यान रखो क्योंकि प्रॉब्लम आएगा। तो इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड अकर्स बिटवीन टू अमीनो एसिड। तो मिथियोनिन एंड ल्यूसिन पे के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जो मैंने यहाँ पे दिखा है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी ये जो मिथियोनिन है, तो ये मिथियोनिन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, इसके बीच में ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मिथियोनिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे। ल्यूसिन के बाद इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, बराबर, और शिफ्ट हो गया यहाँ पे। और अभी ये क्या हो जाएगा, अगर मिथियोनिन यहाँ से इसके बाद में पेप्टाइड बॉन्ड बना के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये तो खाली हो जाएगा अभी, बराबर। यहां से मिथेनिन गया, यहाँ पे लिंक कर दिया, ये खाली हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपेप्टिडेशन। और एंजाइम कौन है, कैटेलाइज्ड बाय पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो जब मिथेनिन यहां से इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाता है और ये खाली हो जाता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेप्टिडेशन। और कौन करवाएगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो पहले इतना लिखो आप।
देखो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किसमें प्रेजेंट होती है, 23S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये एनसीईआरटी में दिया है आपको कि विच सब यूनिट हैज कैटालाइटिक एक्टिविटी, विच सब यूनिट हैज कैटालाइटिक एक्टिविटी, 23S सब यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछते हैं, हायर लेवल में भी पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये वाला तो खाली हो गया और ये वाला भर गया। अभी इसको आगे मूव करना पड़ेगा ना, ये भी रीड करना है इसको। अगर इसको ये रीड करना है तो इसको आगे मूव करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, ये खाली वाला जाएगा यहाँ पे, ये खाली वाला कहां पे गया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेयरिंग नहीं चलेगी, ये खाली वाला गया यहाँ पे। यहाँ पे पेयरिंग का कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये तो खाली है। तो ये टीआरएनए यहाँ पे चले गए। ये वाला टीआरएनए यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ल्यूसिन और इसके साथ ये सेम यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, और अब ये एक स्टेप अहेड जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक स्टेप अहेड जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, ये निकल जाएगा बाहर, और ये निकलने के बाद ये आगे मूव करेगा, यहां तक मूव करेगा ना ये। अभी कहां पे मूव करेगा, ये आगे। अभी उसको ये वाला कवर करना है ना, ये वाला कवर करना है। कहां पे मूव कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये वाला इसको निकालना है बाहर। अगर ये वाला निकालना है इसको बाहर, तो इसको 3 आगे मूव करना पड़ेगा। समझ रहे क्या, ये इसको बाहर निकालना है, ये वाला यहां से उसको बाहर निकालना है ई साइड से, और इसको ये वाला भी कवर करना है, तो ये अब आगे मूव करेगा। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ये। तो ये एक स्टेप आगे मूव किया, अब वो इसको पढ़ेगा, ये वापस से ई साइड, ठीक है। यह वाला निकल गया बाहर। नया कौन सा साइट है, ये। अभी इसके अगेंस्ट टीआरएनए आएगा, ये 3 उसका एंटीकोडन जी सी जी सी जी सी, 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, और मान लो ये कुछ और बना रहा है, वेलिन बना रहा है सपोज। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, सी जी सी। और ये बना रहा है वेलिन सपोज। यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट था, पहले वाला। पहले वाला जो प्रेजेंट था वो यहाँ पे लिख लेना। उसके पास क्या क्या था, ल्यूसिन और क्या था, मिथियोनिन। बराबर है। अब वो क्या करेगा, इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा।
तो वो अभी इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी वापस वैसे ही वो साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। फिर ये इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर ये खाली हो जाएगा, बराबर, ये खाली हो जाएगा। फिर ये खाली होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वापस आगे मूव करेगा। तो इस तरह से ये आगे मूव करते जाएगा, ठीक है। मूवमेंट कैसे होगा राइबोसोम का, कैसे मूव कर रहा है, यहां से यहां, और ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। इसको क्या लगता है, एटीपी। तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूलर, इतने बड़े स्ट्रक्चर को हमको मूव करवाना है तो उसको एनर्जी तो लगेगा, तो इट विल रिक्वायर एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये आपको बस इमेजिन करते जाना है, जो फर्स्ट वाली जो साइकिल ड्रॉ की थी हमने वो सेम चलेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, ई से वो निकल जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर ये खाली वाला ई तक मूव करेगा, आगे बढ़ेगा, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलेगा ये प्रोसेस। यहां तक समझा क्या, कोई डाउट है क्या, ये डायग्राम इतना एडवांस समझने फिर भी चलेगा, अगर आप थोड़ा भी अगर ये लॉजिक लगा पाओगे तो आपको ट्रांसलेशन वाले आराम से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछने वाला आपको, इतना डेप्थ में नहीं आता है क्वेश्चन। तो इसमें समझने वाली दो चीजें थी कि ट्रांसपेप्टिडेशन, ये स्टेप ट्रांसपेप्टिडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ट्रांसपेप्टिडेशन कहां से कहां तक होता है, ये वाले अमीनो एसिड और ये वाले अमीनो एसिड के बीच में होता है, यहां से शिफ्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद ये खाली वाला जाता है ई में, ये अगर ई में चले गया तो ये तो खाली हो गया, अगर ये साइड खाली हो गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ने के लिए इसको मूव करना पड़ेगा आगे, तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए इसको मूव करना पड़ेगा आगे। ये आया यहाँ पे, ए साइड खाली थी, ए साइड के खिलाफ टीआरएनए आया, फिल कर दिया, और ई साइड, ये वाला जो ई साइड में गया था वो निकल गया बाहर, ए साइड वाला पी साइड में गया, और अभी नया वाला जो है यहां से यहां तक नए वाले के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो वो साइकिल अभी रिपीट होगी, ठीक है। क्लियर है? तक डायग्राम देख के भी लॉजिक लगा सकते हो आप। क्लियर है तक? या वापस समझो। तो इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा फिर भी चलेगा, लेकिन ये याद रख ले तो आसान है, ठीक है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको। अगर आपको ये समझाने फिर भी चलेगा, ये एपी साइड मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाना चाहिए कि इनिशिएटर टीआरएनए सबसे पहले कहां पे बाइंड करेगा, पी साइड पे, उसके आगे वाला कहां पे बाइंड करेगा, ए साइड। इतना भी याद रख लिया तो काफी है। ये प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसपेप्टिडेशन। कौन करवाएगा? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। मूवमेंट ऑफ राइबोसोम कहां से कहां तक जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी, क्योंकि मूवमेंट तो करना पड़ेगा ना, आगे वाला भी रीड करते जाना है उसको, ठीक है। तो अभी रीड करते करते वो कहां पे गया? स्टॉप कोडन के पास। अभी ये वाला आसन है,
राइबोसोम आ गया यहाँ पे, ये क्या है, स्टॉप कोडन, और ये ए साइड, पी साइड, ई साइड। अभी स्टॉप कोडन का खासियत ये है कि देयर आर नो टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टॉप कोडन। बराबर, राइबोसोम तो आ गया यहाँ पे स्टॉप कोडन के पास, लेकिन इसके अगेंस्ट वाले जो टीआरएनए या फिर एंटीकोडन जो है वो एक भी नहीं है, ठीक है। एक भी टीआरएनए के पास इसके खिलाफ या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडन नहीं है, तो टीआरएनए तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। अगर एंटीकोडन इसके अगेंस्ट है ही नहीं तो टीआरएनए आएगा ही नहीं, यहाँ पे नो टीआरएनए, क्योंकि देयर आर नो टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टॉप कोडन, तो यहाँ पे टीआरएनए नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा रिलीज फैक्टर। कौन आएगा, रिलीज फैक्टर। So it is important that टीआरएनए नहीं आ सकता, तो कौन आएगा, रिलीज फैक्टर। बाइंड टू स्टॉप कोडन, और फिर बाइंड करने के बाद क्या करेंगे वो, डिसोशिएट राइबोसोम एंड प्रोटीन, जो अभी अभी ट्रांसलेशन से बनाए। प्रोटीन कैसा दिखेगा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन, ठीक है। और राइबोसोम था उसको भी वो हटा देगा एमआरएनए से। एमआरएनए को भी तो डिसोशिएट करेगा। और एक पॉइंट है यहाँ पे, रिलीज फैक्टर है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलीज फैक्टर है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू टीआरएन। तो अगर क्वेश्चन आया कि रिलीज फैक्टर है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू एंटीकोडॉन टीआरएनए, है ना, एमआरएनए, राइबोसोम, तो क्या लिखोगे आप, इट है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू टीआरएनए, दैट्स व्हाई इट कैन बाइंड टू स्टॉप कोडॉन। तो अगर आपको ए, पी एंड ई साइड में अगर कंफ्यूजन हो तो वो जरूरी नहीं है याद रखना आपको बस ट्रांसपेप्टिडेशन मालूम होना चाहिए, ट्रांसलोकेशन मालूम होना चाहिए, और जब स्टॉप कोडन पे राइबोसोम आए, तो क्या होगा ये पता होना चाहिए। ये तो इजी है, राइबोसोम आया स्टॉप कोडन के पास और स्टॉप कोडन के अगेंस्ट टीआरएनए नहीं है, ठीक है। अगर स्टॉप कोडन के अगेंस्ट देयर इज नो टीआरएनए, तो टीआरएनए तो यहाँ पे बाइंड होगा ही नहीं, तो कौन बाइंड होगा, रिलीज फैक्टर। तो रिलीज फैक्टर आएगा, वो बाइंड करेगा स्टॉप कोडन पे, और स्टॉप कोडन पे बाइंड करने के बाद वो डिसोशिएट करेगा, राइबोसोम को वो हटा देगा, एमआरएनए को सेपरेट कर देगा, और प्रोटीन जो यहाँ से बन रहा था, ठीक है, प्रोटीन जो यहाँ से बन रहा था उसको वो निकाल देगा, ठीक है।
So it can dissociate ribosome, mRNA and protein. और release factor has structural similarity to tRNA, या फिर ये structural analog है किसका, tRNA. ये tRNA की तरह दिखेगा, रिलीज फैक्टर tRNA की तरह दिखेगा और वो यहाँ पे बाइंड कर पाएगा. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. अगर स्टार्टिंग में आपको ए पी एंड ई साइड का अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो यू कैन स्किप दैट. ठीक है, आपको बस ट्रांसपेप्टिडेशन मालूम होना चाहिए एंड ट्रांसलोकेशन एंड दिस. तो ट्रांसलेशन भी यहाँ पे खत्म होता है. अभी कल वाले जो लेक्चर में हम देखेंगे वो क्या देखेंगे हम, अभी रिमेनिंग क्या क्या है, ये बहुत बड़ा लेक्चर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है, अभी थोड़ी सी चीजें बाकी है, सिर्फ म्यूटेशन जो शॉर्ट है, शॉर्ट टॉपिक है. म्यूटेशन के बाद क्या क्या है, लैक ओपेरॉन, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाकी है, ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, तो इसको टाइम नहीं लगेगा कुछ. और क्या बाकी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये चीजें बाकी है, म्यूटेशन, लैक ओपेरॉन, एचजीपी एंड डीएनए फिंगरप्रिंट, ये हम कल करने वाले. ठीक है, ये कल खत्म हो जाएगा चैप्टर. आपके इसमें भी यही दिया है क्या? ठीक है, ये हम कल करेंगे. ठीक है, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका. और अगर टाइम मिले तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के अच्छे वाले क्वेश्चन.